पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। मैं कहना चाहता हूं कि सच कहना यदि मुश्किल है, सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं, तो समझो हम भी बागी हैं, क्योंकि बगावत करके ही कुछ होने वाला है तो फिर बगावत होगी। तो मैं चाहता हूं कि वही बगावत फिर से करनी पड़ेगी। मीडिया के मित्रों से कह रहा हूं मैं, हमारे घोर अन्याय है ये और इसी अन्याय से लड़ना है। हमने विधानसभा में कहा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा गया, एक बार मुख्यमंत्री जी खड़े थे, माननीय गृह मंत्री जी, दोनों कह रहे थे कि चंबल में तो डाकू बदमाश होते हैं और अगर एक बोरी रेत अगर इस नदी में से कोई निकाल के लाए गोहानी का व्यक्ति तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा। यह अन्याय है या न्याय? अन्याय है, सरेआम घोर अन्याय है। तो उन शहीदों की वजह से दे पा रहे हैं जो 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने अपने प्राण इस भारत मां पे अर्पित कर दिए, तब हम आज माइक लेकर के बोल रहे। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। अब हमारी बात को अपनी भावना से विचार करिए, सोचिए क्या पड़ी थी उनको उस समय। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ये ऐसा कर रहे, क्यों आंदोलन कर रहे। बहुत से लोग नए विचार सहमत होंगे, लेकिन आज उन शहीदों की पूजा होनी चाहिए जिनकी बदौलत हम भारत में आजाद हो गए, उन गुलामी से मुक्त हो गए। लेकिन आज एक नारा गोहानी की धरती से और दे रहा हूं, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। यह भी आजादी का दूसरा आंदोलन होगा चंबल घाटी के लिए। और इसलिए नहीं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बता दी, कहिए तो कुछ कहने को बचा नहीं है, लेकिन आप सुनने के लिए बैठे हैं तो मैं थोड़ी देर में अपनी बात कह दूंगा। और मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरा भाषण आप सुने और हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारे भाषण को, हमारे वक्तव्य को केवल अपने दिल में धारण कर लें कि ये कहा है जो विधायक जी ने, इसमें हमारा हित है। विधायक जी का हित हो तो बिल्कुल वो काम मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत से लोग आए। ये गांव में निराशा क्यों है? अगर ये गांव में निराशा नहीं होती, जिस प्रकार से आजादी आंदोलन में शहीदों के अंदर उत्साह था, वैसा उत्साह अगर हमारे नेताओं में भी रहता 75 वर्ष के अंदर, तो गांव का एक एक बच्चा यहाँ बैठा होता, माताएं बहनें भी बैठी होती यहाँ। लेकिन उन्होंने इतनी निराशा पैदा कर दी है, झूठ बोल बोल करके, गुमराह करके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने राजनीति में 15 साल ट्रेनिंग कर ली है। 15 साल। एक फौजी आदमी जब फौज में भर्ती होता है, ये सैनिक बैठे हुए हैं, 6 महीना ट्रेनिंग के बाद इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और इनको ट्रेनिंग के बाद ही भेजा जाता है ताकि ये दुश्मन से मात नहीं खा जाए। और आपके भाई की ट्रेनिंग 15 साल की हो गई, मात खाने का तो प्रश्न ही नहीं। आप विचार कर लो, क्योंकि नरसिंह भगवान की कृपा है। निश्चित रूप से सच्चे मन से जो काम किया जाता है, ये मिशन हमने नहीं शुरू किया है, ये मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ये वृंदावन बिहारी लाल की प्रेरणा से हो रहा है। उन्हीं ने ये प्रेरणा दी है कि ये काम करना चाहिए। उसमें आपने हमेशा हमें यहाँ बुलाया और स्वागत दिया, सम्मान दिया। और मैं कभी भी इस भावना से आपके बीच में नहीं आया कि मुझे यहाँ इलेक्शन लड़ना है या मुझे आपसे वोट की दरकार करनी है। केवल इस भावना से मैं हमेशा आपके बीच में रहा हूं कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। ये भावना हमारे बीच की रही हमेशा और यही रहेगी आगे भी। कोई विषय नहीं है ऐसा, यही रहेगी। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को सफल करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें विचार बिल्कुल मत रखना, क्योंकि राजनीति में, प्रजातंत्र की राजनीति सबसे सरल है और सबसे कठिन है। कैसे सरल कैसे है कि राजतंत्र में जब युद्ध होते थे तो तलवार चलती थी, लाखों रक्त रंजित माटी हो जाती थी, लाखों लोग मर जाते थे, तब जय और विजय का पताका फहराती थी। ये प्रजातंत्र में इतना सरल है कि इसमें ना युद्ध करना है, ना लड़ाई करनी है, ना तलवार उठानी है। केवल सरों की गिनती करा दिए, खोपड़ी की गिनती करा दो, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए समझ लो आप लड़ाई जीत गए। इसमें क्या करना है? केवल खड़े ही तो होना है, इकट्ठे ही तो होना है।
1 लाख आदमी चक्करनगर में जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया आपके यहाँ आ जाएगा और ये कहेगा कि किसान नौजवान मंच ही चलेगा, बाकी की दुकान बंद। बिल्कुल सही। बोलो गलत कह रहा हूं? बोलिए, आप समर्थन है हमारी बात का? मैं सही कह रहा हूं क्या? हाथ उठा के कहिए आप लोग सही कह रहा हूं ना? तो फिर इस लड़ाई को लड़ने में बहुत कठिनाई नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपना समय निकाल करके, और जो निराशा आपके मन में है नेताओं के प्रति, वो निराशा अपनी इस भाई के प्रति मत रखना, क्योंकि इस भाई के प्रति निराशा रखने का मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हो और आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान करोगे, क्योंकि भगवान ने अगर प्रेरणा दी है तो आप भी उसी प्रेरणा पर चलिए। दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये मिशन क्यों चलना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। हम जिस लेवल पर पहुंचा दिया आप सबने हमें, ये केवल दिमनी के लोगों का तो मैं धन्यवाद करता हूं, तोमरघाट की धरती का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, लेकिन इसमें आपका भी बड़ा योगदान है। क्यों है कि यदि आप हमारी ब्रांडिंग नहीं करते तो दिमनी में सफलता नहीं मिलती। ब्रांडिंग होती है हमारे घर से। जब हम यहां से चल करके वहां गए तो तोमरघाट में बहुत सारे लोगों ने पूछा, गोहानी गांव के लोगों से पूछा, नवादा बहादुरपुर के लोगों से पूछा, चक्करनगर में, राजपुर में, गोपालपुरा में, गनियावर में, सब जगह पूछा, कहे तुम्हारे यहाँ को एक मोड़ा आओ, हमारे यहाँ वो रविंद्र सिंह तोमर वो कैसो है। तो बहुत से पुरखों ने तो ये कह दिया कि वो गलत हो गया कि वो वहां पहुंच गए, अगर मैं पता पच जाता तो भाई वहीं रखते, यहाँ नहीं आन देते। तो ये ब्रांडिंग कहां से हुई? यहां से हुई, घर से हुई। इसलिए आपका भी बड़ा योगदान है और हम चाहते हैं कि जो आपने हमें दिया है हम ईमानदारी से उसको लौटाना चाहते हैं, क्योंकि मानव देह बार बार नहीं मिलेगी, एक बार मिली है और इस धरती पे हमें मानवता के पूरे काम करके जाना चाहिए, जिससे हमें वहां भी जगह मिल जाए जहां से हम आए हैं। और इसलिए ये हर एक को करना चाहिए, ये हर एक को करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में क्या व्यवस्था बिगड़ी है। आज देखिए, भैया बांटों में जमीनें नहीं बची, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, और आगे भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिन घरों में थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है, उन घरों की जमीन भी आने वाली एक पीढ़ी के बाद, बहुत से परिवार ऐसे हमारे बीच में हैं जो कभी लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, वो भूमिहीन हो जाएंगे। ये मुझे समझ में आ रहा है और आपकी भी समझ में आ रहा होगा, और आम आदमी तो हो चुका है, वहां तक पहुंच गया है। तो आप बताइए, फिर विचार करो, जरा गहराई से सोचो मन में, कि जब हम सोचेंगे ही नहीं उस दिशा में, चलेंगे नहीं, तो इससे भी ज्यादा हमें गरीब होना है, और गरीबी नरक का पहला चिन्ह है। आप सबको पता है, गरीबी नरक का पहला चिन्ह है। यदि हमारी जेब में किराए के पैसे नहीं होंगे तो हम चक्करनगर नहीं पहुंचेंगे। 99 पैसे होंगे, 1 पैसा नहीं होगा तो 1 रुपया नहीं बनेगा। और ये अर्थ युग है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है, अर्थ युग है ये, अर्थ के बिना कोई काम नहीं बनने वाला। रविंद्र सिंह तोमर विधायक जी के पास आपके 4 पैसे नहीं होते तो कोई विधायक नहीं बना पाता। खर्चा कौन करता? तो ईश्वर ने सबसे पहले वो व्यवस्था दी। तो मेरी सोच ये है कि सबसे पहले इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से पैसा टका से कैसे मजबूत किया जाए, एक बात। और दूसरी बात, हमारा जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार कैसे मिले, ये बस 2 ही बिंदुओं पे पूरा मिशन घूमेगा। पूरे 2 ही बिंदुओं पे पूरा मिशन है। बातें तो बितनी ही है, तो हमारे घर में कहते चाहे लंबी कर लो और चाहे छोटी कर लो, भाई ध्यान तो हो। हमारा ध्यान ही नहीं है, हम अंतिम छोर पे बैठे हैं गोहानी में। अगर नदी में बाढ़ आ गई तो हमारे बाजरा बह गया, हमारी जमीन बर्बाद हो गई, हमारी मवेशी बर्बाद हो गई, हमारा सब कुछ गड़बड़ हो गया और पूरे साल का हमारा बैलेंस बिगड़ गया। और अगर 1 बोरी रेत अगर इस नदी में से कोई निकाल के लाए गोहानी का व्यक्ति, तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा। यह अन्याय है या न्याय? अन्याय है, सरेआम घोर अन्याय है, घोर अन्याय है ये, और इसी अन्याय से लड़ना है। हमने विधानसभा में कहा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा गया, एक बार मुख्यमंत्री जी खड़े थे, माननीय गृह मंत्री जी, दोनों कह रहे थे कि चंबल में तो डाकू बदमाश होते हैं। तो आपको पता है, हमारा वीडियो आया था, बहुत चला वीडियो, बहुत लोगों ने देखा उसको। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा श्रीमान जी, चंबल में कोई डाकू और बदमाश नहीं हुआ। अन्याय के खिलाफ अगर लड़ने की क्षमता किसी में है देश में, तो यमुना चंबल की माटी के लोगों में है। इसलिए
श्रीमान जी, आज के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में कार्रवाई में जोड़ दीजिए कि कोई व्यक्ति डाकू बदमाश कह के चंबल के लोगों का यदि कहेगा तो यमुना चंबल के लोगों का अपमान होगा। ये डाकू नहीं है, बागी तो कह सकते हैं लेकिन डाकू बदमाश नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूं कि वही बगावत फिर से करनी पड़ेगी। मीडिया के मित्रों से कह रहा हूं मैं कहना चाहता हूं कि सच कहना यदि मुश्किल है, सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं, तो समझो हम भी बागी हैं। क्योंकि बगावत करके ही कुछ होने वाला है तो फिर बगावत होगी। और कोटा ये 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर आबादी कितनी है? 6 करोड़ की। 6 करोड़ की आबादी है। 6 करोड़ की आबादी के अंदर 6 करोड़ की आबादी है इस क्षेत्र में। तो हम आपको व्याख्या करके बता देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। उत्तराखंड जब राज्य बना तो 13 जिले थे मात्र, 13 जिले और आबादी कितनी? 2.25 करोड़। हमारी आबादी कितनी है? 6 करोड़। और आपको एक बात और बता दें कि इसी क्षेत्र को क्यों बनना चाहिए प्रदेश? इसलिए बनना चाहिए कि ये यमुना चंबल की घाटी बहुत लंबे समय से उपेक्षित है। और आज हिंदुस्तान में अगर सनातन की बात हो रही है, आज हिंदुस्तान में सनातन का डंका पुज रहा है पूरी दुनिया में, तो मैं बता दूं कि मेवाड़ राजघराने के बाद हल्दी घाटी और राजस्थान की रक्त रंजित माटी को मैं नमन करता हूं। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा शहादत उस सनातन को बचाने में कहीं से हुई है तो यमुना चंबल की माटी के लोगों ने की है। और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे थे तो हजारों की तादाद में सैनिक चल करके यहां से गए। और मैं आपको याद दिला दूं नौजवानों कि आज अगर बागी जीवन कहीं से शुरू हुआ है यमुना चंबल की घाटी में, तो उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जो सनातन के खिलाफ हमारे साथ लगातार लड़ रहे थे, सनातन को नष्ट करना चाहते थे, उसी समय से यमुना चंबल में बागी जीवन जीना लोगों ने स्वीकार किया है। उस समय से हम बागी बन के आए हैं। और आज अपने तरफ किसी का ध्यान नहीं है, केवल इतना कह देते हैं कि चंबल यमुना के लोग हो, तुम तो डाकू बदमाश है, तुम्हें कमरा नहीं देंगे रहने के लिए किसी शहर में। लड़का बच्चा जाते हैं बेचारे भटकते रहते हैं, छोटी छोटी नौकरी करते हैं, कमरा नहीं मिलता है। और फिर जब ज्यादा उनको अंदर से पीड़ा होती है तो निराश होते हैं। क्या करें, कैसे जीवन चलाएं, माता पिता को कैसे देखें, कैसे भाई बहनों को देखें, उस पीड़ा का दंश वो झेल रहे हैं। इसलिए इसमें एक और बड़ी विषय है कि इस क्षेत्र की रिश्तेदारी मुरैना में होगी, धौलपुर में होगी, करौली में होगी, झांसी में होगी, जालौन में होगी, आगरा में होगी, लेकिन अपने क्षेत्र की कोई रिश्तेदारी बलिया में है, गोरखपुर में है, आरा में है, नहीं है ना। तो हम वहां कनेक्ट कहाँ हैं, जुड़े कहाँ हैं? नाम जरूर है कि हम उस प्रदेश के हैं, लेकिन हम प्रदेश में हैं कहाँ? लेकिन इस क्षेत्र से जहां की मैं बात कर रहा हूं, इससे हमारा रोटी बेटी का संबंध है, आज से नहीं है, पीढ़ियों से है। तो क्यों ना हम उसी में शामिल हो जाएं, जिससे हम एक दूसरे की पीड़ा भी समझेंगे और एक दूसरे का साथ भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा विषय है। तो इसलिए जब प्रदेश बनेगा तो आपकी पुलिस होगी, आपका कोर्ट होगा, आपका सिंचाई विभाग होगा, आपका पीडब्ल्यूडी होगा, आपके 53 डिपार्टमेंट सरकार के हैं वो आपके होंगे और उनमें आपके बच्चे नौकरी करेंगे, दूसरी जगह से नहीं आएंगे। दूसरी बात, उद्योग धंधे। उद्योग धंधे क्यों लगने चाहिए? आज भारत में 2 राष्ट्र मीडिया के साथियों से कह रहा हूं कि हमारी बात को कोट करिए और इसको चलाइए चैनल पे। क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में 2 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र और गुजरात की। महाराष्ट्र गुजरात दुनिया के सिरमौर बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है 3 लाख करोड़ का, मध्य प्रदेश का बजट है 2 लाख करोड़ का, 2.25 लाख करोड़ का बजट है राजस्थान का। लेकिन गुजरात के एक व्यापारी का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ का है। तो एक व्यक्ति 3.5 लाख करोड़ का मालिक और 3 लाख करोड़ में 21 करोड़ के लोगों का गुजारा हो रहा है। ये क्यों? वो उद्योग धंधे से जुड़े हैं, उनके पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उद्योग नीति है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो उद्योग धंधे यहां लग जाएंगे, यहाँ का एक एक व्यक्ति व्यापार के रूप में सोचने लगेगा, उसके पास अर्थ आने लगेगा, पैसा आने लगेगा। जमीन अगर 1 बीघा है तो उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए होगी। तो जब यहां समृद्ध बनेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का कल्याण होगा। हजारों एकड़